हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आप बीए का 5वां चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है कर्मचारी व्यवस्था, मतलब कि स्टाफिंग। स्टाफ किसे कहते हैं? जिस किसी भी ऑफिस में, किसी भी व्यवसाय में जो कर्मचारी लोग जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टाफ। तो देखते हैं प्रस्तावना। औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य शुरू किया। प्रारंभिक क्रम में उनमें कोई निश्चित कार्य पद्धति नहीं थी, मतलब कि फिक्स नहीं थी कि किस तरीके से कार्य को किया जाए, और कम खर्च में वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। फिर 19वीं सदी के ख़त्म होते होते जो संचालक थे उन्हें समझ में आए ये बात कि उत्पादन की जड़ साधन सामग्री की तुलना में क्या है? भावनाशील कर्मचारी अधिक महत्वपूर्ण है। उनको समझ में आया कि यंत्र स्वयं नहीं चलते बल्कि कर्मचारी उन्हें चलाते हैं। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण आदि के लिए वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता का उन्हें अनुभव हुआ। अब देखोगे कर्मचारी की व्यवस्था। जितना महत्वपूर्ण संचालकों का कार्य होता है उतना ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों की व्यवस्था करने का कार्य होता है। यह व्यक्ति विकास की प्रक्रिया है। पूर्व संचालन में मानव तत्वों को चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इकाई में श्रेष्ठ आयोजन किया गया हो तथा व्यवस्था तंत्र की रचना उचित रूप से की गई है, पर यदि कर्मचारियों का चयन अयोग्य हुआ है तथा प्रशिक्षण में कोई कमी रह गई हो तो इकाई सफल नहीं हो सकती है। इसीलिए इकाई की सफलता कर्मचारियों की काम करने की शक्ति और वृत्ति पर ही आधारित होती है। कर्मचारी व्यवस्था एक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट देखोगे, सामान्य अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात इकाई के लिए आवश्यक कर्मचारी प्राप्त करने, विकसित करने और सुरक्षित रखने के साथ संबंधित है। विस्तृत अर्थ में कर्मचारी व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों की भर्ती, चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण और उनकी निवृत्ति के बाद के कार्यों का समावेश किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। पहला लक्षण है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन और नियंत्रण है, ठीक उन्हीं की तरह कर्मचारी व्यवस्था करना भी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड है स्थायी प्रक्रिया। यह प्रक्रिया कैसी है? स्थायी है। कर्मचारी बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। इकाई की प्रवृत्तियां जब तक गतिशील रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा। थर्ड है मानव संबंधों के साथ संबंध। कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारी प्राप्त करके उनका इकाई में श्रेष्ठतम उपयोग करना है। भाई, कर्मचारी व्यवस्था क्यों की जाती है? क्योंकि सही कर्मचारी का चुनाव किया जा सके, मतलब कि योग्य कर्मचारी को चुना जा सके। इसीलिए कर्मचारी उत्पादन का एकमात्र जीवंत साधन है। कर्मचारी क्या है? जीवित प्राणी है, इसलिए वह कैसा साधन है? इकाई का उत्पादन का एक जीवंत साधन है। उनमें भावना और स्वाभिमान होता है। उसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है क्योंकि वह मनुष्य के साथ संबंध स्थापित होता है। अगला है प्रवृत्तियां गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति हमेशा गतिशील रहती है। अब गतिशील रहती है इसका अर्थ होता है कि अगर कर्मचारी सही चुना गया है तो इकाई का जो कार्य है, इकाई की जो कार्य प्रणाली है, वो सतत चलती रहती है, उसमें रुकावट आती नहीं है। नेक्स्ट है अन्य कार्यों के साथ संबंध। संचालन के अन्य कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन
संकलन और नियंत्रण के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। कर्मचारी व्यवस्था का संबंध इन सभी से होता है। बिना कर्मचारी के इन सभी की व्यवस्था अपूर्ण होती है। छठा है विस्तृत प्रवृत्ति। कर्मचारी व्यवस्था मात्र श्रमिक कल्याण की ही प्रवृत्ति नहीं, बल्कि यह श्रमिकों को प्राप्त करने, सुरक्षित रखने, शिक्षित करने और विकसित करने का भी कार्य करती है। अब योग्य कर्मचारी को चुना तो जाता है, लेकिन उसे क्या किया जाता है बाद में? सुरक्षित रखना भी किसका का जिम्मेदारी है? जो इकाई में उसे रखा गया है उस इकाई की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित रहे, वह शिक्षित हो और उसका विकास भी लगातार होता रहे। इस प्रकार नेक्स्ट है पूंजी खर्च। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास पर किया गया खर्च व्यवसाय का खर्च न मानकर उसे आवश्यक पूंजी खर्च माना जाता है। अब व्यवसाय में अगर किसी कर्मचारियों को चुना गया है और उसके प्रशिक्षण पर, उसके विकास पर यदि किसी प्रकार का जो खर्च किया जा रहा है उसे प्रशिक्षित करने में या उसको चुनने में, तो यह खर्च कौन सा खर्च माना जाता है? आवश्यक पूंजी खर्च माना जाता है। अभी देखेंगे हम लोग महत्व। संचालन के क्षेत्र में कर्मचारी संचालन का विशिष्ट स्थान है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ता गया। कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना अस्थि कंकाल जैसा है। मतलब अस्थि कंकाल आप सभी ने देखा होगा, उसमें आत्मा जब तक नहीं जाएगी तब तक वह क्या हो जाएगा? अस्थि कंकाल ही माना जाएगा। जड़ यंत्रों की सुरक्षा उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। कर्मचारी तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। व्यावसायिक इकाई में के भविष्य का आधार अन्य शक्तियों की तुलना में उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर अधिक है। ये इकाई के एकमात्र जीवन साधन है। इनको भौतिक साधनों की कक्षा में नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें भावना और स्वाभिमान होता है, अलग अलग योग्यता, कुशलता और समझ है। इसलिए यह कहा गया है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे शेष सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। तो ये बात किसके लिए लागू होती है? संचालकों के लिए या इकाई का जो हेड हो उसके लिए, कि अगर वो कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, कर्मचारियों की सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो कर्मचारी क्या करेंगे? उसके बदले में जो अपेक्षा उसके मालिक ने उससे रखी है वो उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चालक बल। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक बल है। उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो ही लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से होती है। यदि चालक बल न हो तो जिस वस्तु को हम चलाना चाहते हैं उसमें चालक बल न हो तो क्या वह चल सकती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार कर्मचारी क्या है? एक चालक बल के समान इकाई में होते हैं और वो लक्ष्य प्राप्ति में आसानी करते हैं। नेक्स्ट है प्रवृत्तियाँ गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था व्यावसायिक इकाई की प्रत्येक प्रवृत्ति को गतिशील करती है। व्यवसाय की प्रत्येक प्रवृत्ति को चलते रहने के लिए कौन मदद करता है? कर्मचारी। संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक। संचालन के अन्य कार्य जैसे कि आयोजन, नियंत्रण, व्यवस्था तंत्र, संकलन, मार्गदर्शन, सभी कार्यों के लिए कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक होती है। अगर ये सारे है, जैसे कि आयोजन है, व्यवस्था तंत्र है, संकलन है, मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, और केवल कर्मचारी नहीं है या कर्मचारी व्यवस्था इसमें शामिल नहीं है, तो क्या इकाई उसका लक्ष्य प्राप्त कर सकती है? नहीं। इसलिए यह कैसे है? आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है इकाई के हाथ पैर। संचालन में आयोजन का कार्य मानव शरीर के मस्तिष्क जैसे स्थान रखता है।
तो कर्मचारी व्यवस्था मानव शरीर के हाथ पैर का स्थान रखती है। इसके बिना इकाई की प्रवृत्तियां नहीं हो सकती है। आयोजन जैसे मानव शरीर में किसका स्थान रखता है? मस्तिष्क का। ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क है और हाथ पैर नहीं है तो मनुष्य थोड़ा लाचार होगा। ठीक उसी प्रकार से हाथ पैर और मस्तिष्क का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इकाई में कर्मचारी का होना, आयोजन का होना। नेक्स्ट है कर्मचारियों में संतोष। कर्मचारियों की शिकायत कठिनाई को समझकर उसका शीघ्र निर्णय या शीघ्र समाधान किया जा सकता है। इकाई के कार्यों का उचित आयोजन और इन कार्यों के योग्य विभाजन के कारण कर्मचारियों में संतोष की भावना उत्पन्न होती है। कर्मचारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों की जो समस्याएं होती है उनका शीघ्र समाधान किया जाता है और इस प्रकार कार्यों का विभाजन किया जाता है जिससे कर्मचारी को संतोष मिले। नेक्स्ट है संबंधों में सुमेल। उचित कर्मचारी व्यवस्था के कारण इकाई में संतोषकारक वातावरण उत्पन्न होता है। इससे स्वामी और श्रमिक के मध्य संबंधों में सुमेल बना रहता है। नेक्स्ट है इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की अमूल्य संपत्ति है। ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। अगला है सतत गतिशील प्रक्रिया। कर्मचारी के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इकाई की प्रवृत्तियां चलती रहेगी तब तक कर्मचारी रहेंगे और कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी रहेगा। तो इस प्रकार कर्मचारी व्यवस्था का यह महत्व दिया गया है। अगला टॉपिक है मानव संसाधन संचालन के भागरूप कर्मचारी व्यवस्था। मानव संसाधन संचालन यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना, उनकी प्राप्ति, सुरक्षा और उनके विकास की प्रक्रिया है। इसका विकास कर्मचारी संचालन में से हुआ है। ऐसा कहा जाता है या कहा जा सकता है कर्मचारी संचालन में सामान्य रूप से भर्ती, चयन, प्रशिक्षण जैसी प्रवृत्तियों का समावेश होता है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, प्रोत्साहन, वेतन प्रथाएं और कर्मचारी कल्याण जैसी प्रवृत्तियों का भी समावेश होता है। जबकि मानव संसाधन संचालन में कर्मचारी विकास का भी समावेश होता है। इससे पूर्व कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ कर्मचारियों को भर्ती करने तक सीमित था, परंतु वर्तमान समय में ज़्यादातर इकाइयों में अब कर्मचारी व्यवस्था विभाग को मानव संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समय में मानव संसाधन का बहुत महत्व बढ़ गया है। यह इकाई प्रत्येक इकाई में उत्पादन के अन्य साधन समान हो तो भी कर्मचारियों की कद्र, कार्य संतोष, कुशलता, वफादारी और सुरक्षा से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मानव संसाधन संचालन के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो है आयोजन से संबंधित बातें। इकाई में आवश्यक कर्मचारियों का आयोजन करना और इकाई के विकास के समय नव नियुक्तियों द्वारा उनमें वृद्धि करना, समय संयोग और परिस्थिति अनुसार जहाँ आवश्यक हो वह सावधानीपूर्वक योग्य कार्यवाही करके कर्मचारियों की संख्या में कमी करना, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता अनुसार योग्य स्थल पर कार्य सौंपना, कर्मचारियों को सतत कार्यशील रखकर उनके कार्य संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना। सेकंड है प्रतिफल और विकास से संबंधित बातें। आवश्यकता हो वह कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, कर्मचारी अपने कार्य में विशेषज्ञ बने और विचार शक्ति में वृद्धि हो ऐसा वातावरण और अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है कर्मचारियों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिफल और लाभ देना।
कर्मचारियों की कार्य संबंधी समस्याएं जानकर उनका शीघ्रता से समाधान खोजकर उसका अमल करना। मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उत्पादन साधन नहीं बल्कि उससे भी विशेष एक मानव के रूप में स्वीकारा गया है। इसमें संचालन के कार्यों और सिद्धांतों को अपनाया गया है जिससे स्थायी कर्मचारी दल खड़ा किया जा सकता है। कर्मचारी स्थानांतरण की दर में कमी होती है, कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कार्य संतोष में वृद्धि होती है। इस प्रकार कर्मचारियों के उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब कर्मचारी व्यवस्था होगी तब। कर्मचारी व्यवस्था की प्रक्रिया। तो एक उद्योगपति के अनुसार अच्छा, अनुभवी, कल्पनाशील और विश्वास पात्र कर्मचारी व्यावसायिक संपत्ति के समान होता है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से कर्मचारियों की भर्ती का कार्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार की जान पहचान, भ्रष्टाचार और रिश्तेदारी छोड़कर तटस्थ रूप से उचित योग्यता, कुशलता, ज्ञानी और निष्ठावान व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में भर्ती करनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक भर्ती की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। अब भर्ती किसे कहते हैं? भर्ती सरल सतत चलती प्रक्रिया है। नई इकाई की स्थापना हो, चालू इकाई का विकास हो, कर्मचारी त्यागपत्र दे और मृत्यु या निवृत्ति जैसे कारणों से प्रत्येक इकाई को भर्ती करनी पड़ती है। इसका अर्थ देखेंगे। सामान्य अर्थ, भर्ती अर्थात कर्मचारियों को ढूंढने और उनको नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। और विशाल अर्थ में देखते हैं, भर्ती अर्थात योग्य समय पर, योग्य संख्या में, योग्य स्थान के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अर्थात भर्ती होता है। अब भर्ती के प्राप्ति स्थान दो होते हैं, आंतरिक और बाह्य। भर्ती के प्राप्ति स्थान है दो। पहला है आंतरिक स्थान, दूसरा है बाह्य स्थान। तो आंतरिक प्राप्ति स्थान में पदोन्नति होती है, स्थानांतरण होता है, कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर दिया जाता है, पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाया जाता है, पदोन्नति के साथ स्थानांतरण होता है और प्रतीक्षा सूची के द्वारा। अब बाह्य प्राप्ति स्थान में विज्ञापन द्वारा, रोजगार विनिमय कार्यालय द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, मजदूर संघों द्वारा, ठेकेदार द्वारा, दरवाजे पर भर्ती के द्वारा और आधुनिक पद्धति के द्वारा। आंतरिक प्राप्ति स्थान में पहला है पदोन्नति देकर। पदोन्नति का अर्थ आप लोग जानते हो कि एक पद से जो पद फिलहाल में है उससे ऊपर वाला पद यदि मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? पदोन्नति। देखिए, इस पद्धति में जब नवीन पद बने या रिक्त स्थान हो तब संचालक वर्तमान कर्मचारियों के काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बातों का मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति देते हैं। अपने ही कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त करने से उसका कार्य, उत्साह और वफादारी में वृद्धि होती है। पदोन्नति के कारण कर्मचारी के वेतन, पद, अधिकार और दायित्वों में भी वृद्धि होती है। सेकंड है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। देखिए, इकाई के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, ऐसी कंडीशन में इकाई के एक ही अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हों तो अधिकता वाले कर्मचारियों की योग्यता ध्यान में रखकर योग्य स्थान में स्थानांतरण करके कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकता है। तीसरा है कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर। इकाई में रिक्त होते स्थानों की पूर्ति के लिए वर्तमान कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले अपने ही समान अपने सगे या मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। उनके पास से आवेदन प्राप्त करके भर्ती की जा सकती है।
अपने सगे या मित्रों की भर्ती में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होने से वर्तमान कर्मचारियों के उत्साह और जोश में वृद्धि होती है और वे गर्व का अनुभव महसूस करते हैं। चौथा है पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर। भाई कभी ऐसा होता है कि अभी अधिक जितनी आवश्यकता है उससे अधिक कर्मचारी यदि इकाई में है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यदि आवश्यकता है तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। या फिर कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो आवेदन पत्र देकर चले जाते हैं लेकिन उन्हें चुना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जगह फिल हो चुकी होती है इसीलिए। लेकिन उनको डेटा के रूप में संभाल के रखा जाता है। उनकी जानकारी को जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कॉल करके बुलाया जाता है। देखिए, भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में कार्य करते थे उनको किसी कारणवश निकालना पड़े या अपनी इच्छा से अन्य इकाई में चले गए हो, उनमें से अनुभवी, ज्ञान वाले और कार्यदक्ष कर्मचारियों को संचालक वापस बुलाकर भर्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट है पदोन्नति के साथ स्थानांतरण। इस पद्धति में इकाई के वर्तमान कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इकाई में कर्मचारी की कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाता है। जैसे मनपसंद शहर या अपने गांव के पास पदोन्नति के साथ स्थानांतरण किया जाए। इससे कर्मचारी के कार्य उत्साह और जोश में वृद्धि हो जाती है। छठा है प्रतीक्षा सूची। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करके शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है जिसे प्रतीक्षा सूची कहा जाता है। यह सूची भविष्य में भर्ती के लिए उपयोग ली जाती है, जिस कारण फिर से भर्ती की प्रक्रिया नहीं करनी होती है। प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की क्रमानुसार भर्ती की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती है मैंने आपको बताई है वो कौन से स्थान है? आंतरिक प्राप्ति स्थान है। अब हम देखेंगे भर्ती के बाह्य प्राप्ति स्थान, जिसमें पहला है विज्ञापन द्वारा। विज्ञापन अर्थात आप लोग जानते हो कि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी अगर देनी है तो हम क्या करते हैं या व्यापारी क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं, उसके ज़रिए एकत्रित किया जाता है। देखिए, प्रभावशाली भर्ती के लिए यह श्रेष्ठ पद्धति है। समाचार पत्र, व्यावसायिक पत्रिकाओं या विशिष्ट व्यवसाय के सामयिकों में विज्ञापन द्वारा आवेदन मंगाए जाते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार टेलीविज़न, इंटरनेट और वेबसाइट पर विज्ञापन देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूर दूर के स्थानों से अधिक संख्या में आवेदन मंगाए जा सकते हैं। इसमें से योग्य कर्मचारी का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है रोजगार विनिमय कार्यालयों द्वारा। सरकारी और निजी रोजगार विनिमय संस्थाएं नौकरी ढूंढ रहे उम्मीदवारों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और कुशलता जैसे बातें लिखकर सूची तैयार करती है। जो इकाइयाँ इन संस्थाओं की सेवा मांगती है उनको आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों की सूची भेज दी जाती है, उसमें से योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया जा सके। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा। वर्तमान समय में बहुत सी इकाइयाँ इस पद्धति से भर्ती करती है। व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं कॉलेज, यूनिवर्सिटी से संपर्क करके उसमें तैयार होते विद्यार्थियों की सीधी भर्ती किसके ज़रिए करती है? कैंपस के ज़रिए करती है। इकाई में जिस प्रकार की योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता हो उस संबंध में कॉलेज कैंपस में प्रत्यक्ष मुलाकात की व्यवस्था करके भर्ती की जा सकती है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाएं प्रतिवर्ष ऐसी भर्ती मेलों का आयोजन करती है, मतलब कि कैंपस का आयोजन करती है और उचित विद्यार्थियों का क्या करती है? सीधे चयन कर लेती है। नेक्स्ट है मजदूर संघों द्वारा। मजदूर संघ इकाई के श्रमिकों का लेखा करते रहते हैं। कभी इकाई में काम
कम होने पर अथवा अन्य कारणों से श्रमिकों को निकाला जाता है। काम में वृद्धि होने से मजदूर संघों की सहायता से ऐसे श्रमिकों को भर्ती की जाती है, जैसे कपड़ा उद्योग, खान उद्योग आदि में। नेक्स्ट है ठेकेदार द्वारा। इस पद्धति में ठेकेदार श्रमिकों की पूर्ति करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। यहाँ व्यावसायिक इकाई और ठेकेदार के बीच श्रमिकों की पूर्ति करने का अनुबंध होता है। ठेकेदार अलग अलग कार्य के श्रमिकों के संपर्क में होते हैं। इकाई को जब आवश्यकता होती है तब उचित दर पर श्रमिकों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य, खान उद्योग, चाय बागान आदि। इस पद्धति में श्रमिकों का शोषण होने की संभावना होती है। सामान्य रूप से अकुशल श्रमिकों की पूर्ति इस प्रकार ही की जाती है। नेक्स्ट है दरवाजे पर भर्ती। इकाई या संस्था के दरवाजे पर कार्य संबंधी जानकारी दर्शाता बोर्ड रखकर कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से दैनिक कर्मचारियों के लिए यह पद्धति अधिक अनुकूल होती है। इसके बाद है आधुनिक पद्धति। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग द्वारा कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग एजेंसियां अपने वेबसाइट पर संभावित उम्मीदवारों की सूची बनाती है। इकाई में जगह हो तब ये एजेंसियां या इकाई उनका उपयोग कर सकती है। इसके लिए एक बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती हैं, जैसे आवेदन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति आदि। इस पद्धति में उम्मीदवार कंप्यूटर और इंटरनेट का जानकार हो तो वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए यह योग्य प्राप्ति स्थान है। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।